फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार सा वीडियो, जिसका टाइटल आपने थंबनेल में देखा होगा, आरटीपी सितंबर 2025 सीए फाइनल इन डायरेक्ट टैक्स। सर, कैसा क्या लेवल है आरटीपी का? तो सर, इस बार जो आरटीपी का लेवल है उसको मैं इजी तो नहीं कहूंगा, वैसे भी आरटीपी इजी तो नहीं आती है। आरटीपी का लेवल इज अबव एवरेज एंड आरटीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट 70 to 80% क्वेश्चंस अमेंडमेंट बेस्ड है। इसका ये मतलब है कि आपके एग्जाम में आपको सेम टू सेम एक क्वेश्चन आरटीपी का मिल सकता है, या अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको एक दो इस पैटर्न के मिल सकते हैं। तो अगर आपने हमारा अमेंडमेंट वाला वीडियो देखा हो तो वेल एंड गुड। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो सबसे पहले वो अमेंडमेंट वाला वीडियो देख लें, उसके बाद आरटीपी पे आ जाए। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो आप देख रहे हो तो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि सर अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके 5 से 10 मार्क्स एग्जाम में इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज, बिना लाइक करे, बिना इसको एक दो लोगों को शेयर करे और बिना चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो मत देखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। चल आ जाओ भाई, पेपर नंबर 5 इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। सबसे पहले केस सिनारियो नंबर 1। अब जब भी हम केस सिनारियो करेंगे तो हम एक शॉर्ट शॉर्ट तरीका अपनाएंगे, जिसमें हम एक सिंपल सा चार्ट बनाएंगे। ठीक है, और वो जो सिंपल सा चार्ट है उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि आखिरकार कैसा क्या सॉल्व करना है। दूसरा तरीका होता है कि हम पहले एमसीक्यू पढ़ लें। अभी हम वो वाला तरीके पे नहीं जा रहे हैं कि पहले एमसीक्यू पढ़ लें, उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। चलो, सुपर लिवर लिमिटेड is engaged in manufacturing of taxable electronic goods. Its retail showroom is located in Mumbai, as well as two manufacturing units located in Mumbai and Nagpur are registered under same GSTN in the state of Maharashtra. सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे नाम बनाओ कंपनी का, सुपर लिमिटेड। अब इस सुपर लिमिटेड की दो ऑफिसेस, एक तो सुपर लिमिटेड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और एक रिटेल शोरूम है। तो यहां पे लिख दो आप शोरूम, और यहां लिख दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, अब सर शोरूम कहाँ पे है इसका? तो शोरूम अभी देखते थे तो ये समझ में आ रहा है कि जो इसका शोरूम है वो है हमारा मुंबई में। ठीक, मुंबई की ना दिल्ली वालों की, इनकी है पैसे वालों की, ओए मुंबई ना दिल्ली वालों की। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो भैया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ कहाँ पे? तो एक है मुंबई और एक नागपुर। अच्छा, एक बात याद रखना कि मुंबई और नागपुर दोनों का सेम जीएसटीएन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुंबई, यहाँ पे लिख देता हूँ नागपुर, और इधर एरो मार के ही लिख देता हूँ सेम जीएसटीएन। ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है सेम जीएसटीएन? भाई अगर सेम जीएसटीएन है तो ये एक दूसरे को जो ट्रांसफर करेंगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि स्केड्यूल 1 अट्रैक्ट नहीं होगा। सिंपल। फिर सर, कंपनी हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन बैंगलोर, एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बैंगलोर में। ठीक है, तो इसको और आगे बढ़ाया जाए। और रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनादर रिटेल शोरूम इन अहमदाबाद, तो एक और शोरूम है भाई अहमदाबाद में। अब इससे क्या होता है ना, इससे क्लैरिटी आ जाती है क्वेश्चन में कि भाई हमें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अब कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स, ये डिटेल दी हुई है, शोरूम की डिटेल, मुंबई यूनिट, नागपुर यूनिट। इसको पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी फिर क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहा है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा लॉजिकल सेंस भी बनेगा। आप शुरू से ही उठाओगे एमसीक्यू पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा? अरे आपको बात समझा रहे, थोड़ा सा
जैसे अनसीन पैसेज भी बचपन में करते थे, थोड़ा 3-4 लाइन पढ़ के समझ में तो आए कि किस बारे में। तो कम से कम अभी हमको ये तो समझ में आ गया, हाँ सुपर लिमिटेड की एक कंपनी है, शोरूम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, शोरूम के दो, एक मुंबई में एक अहमदाबाद में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बैंगलोर मुंबई नागपुर में, ऐसा करके पूरा इसका ढांचा बना हुआ है। अब देखते भाई क्या पूछ रहा है। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय नागपुर यूनिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड इट्स ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी विदाउट आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। थांबा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहा है कि भाई टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय नागपुर यूनिट ड्यूरिंग मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब अक्टूबर महीने की टैक्सेबल सप्लाई, ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी नवंबर महीने की। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक में टैक्स लाइबिलिटी पूछ रहा है, एक में वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है सर, नागपुर यूनिट का निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। आओ, अभी आपका पूरा का पूरा फोकस पता है किस पे होना चाहिए, ये नागपुर यूनिट पे फोकस होना चाहिए और कहीं फोकस नहीं होना चाहिए। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सर ये तो आएगा ही आएगा, पूछा ही ये है हमसे, तो 13,50,000। परचेस वर्चेस हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछ रहा है टैक्सेबल सप्लाई, फिर पेमेंट से लेना देना नहीं है। सर इंटरेस्ट, भाई इंटरेस्ट टैक्सेबल सप्लाई थोड़ी होती है, इंटरेस्ट कौन सी सप्लाई होती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है। कहीं क्वेश्चन आगे अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई पूछ ले तो काम आ जाएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ पे नहीं है। सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अब सुनो भाई, सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड तो सप्लाई ही नहीं होती, ये तो स्केड्यूल 3 से आउट हो गया, क्योंकि ये स्केड्यूल 3 से आउट हो गया तो ये सप्लाई ही नहीं बना। और सर अगर कोई चीज सप्लाई ही नहीं बनी तो फिर एग्जम्प्ट और टैक्सेबल का तो सवाल ही नहीं उठता, तो इसको हटाओ। फिर सेल ऑफ ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग विच वॉज नॉट यूज्ड एनी मोर, ये भी यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है सर अभी तो टैक्सेबल सप्लाई 13,50,000, नीचे देखें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ डिटेल दी है क्या। इन केस ऑफ मुंबई यूनिट, अभी हमको मुंबई से लेना देना ही नहीं, हमको तो सिर्फ नागपुर से लेना देना है। और नीचे सर ये सिक्योरिटी का पेमेंट है, मतलब ये नागपुर यूनिट की भी बातें करी है, बट सर सिक्योरिटी का पेमेंट है, अभी अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे आ जाओ। रिटेल शोरूम, सर शोरूम एट मुंबई कोई लेना देना नहीं है, अभी हमको सिर्फ नागपुर यूनिट। ओहो, नागपुर यूनिट issued credit note for 1,80,000 to its buyer in the month of November towards discount. The buyer were aware of such discount. सब बायर ने आईटीसी रिवर्स करा। अगर आपको सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी याद हो तो सर डिस्काउंट के केस में हम क्या करते थे, अगर डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता है तो माइनस कर दो, बट अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है तो उसको तभी माइनस करते थे अगर सप्लायर रेसिपेंट के बीच में एग्रीमेंट हो, सामने वाली पार्टी आईटीसी को रिवर्स करने के लिए रेडी हो जाए। तो इसमें एग्रीमेंट तो है, बायर को पहले से ही मालूम है, एक बायर ने आईटीसी रिवर्स नहीं करा। तो सर एक बायर ने आईटीसी रिवर्स नहीं करा जिसके पास क्रेडिट नोट कितने का था, 23,000। नागपुर यूनिट की सेल्स है हमारी 16 लाख इन दी मंथ ऑफ नवंबर। सर हमको है ना नवंबर का ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी निकालना था, तो अब हम पता है क्या करेंगे, 16 लाख, इस 16 लाख में से 1,80,000 माइनस कर दूं और 23,000 प्लस कर दूं, क्योंकि सर उन्होंने तो रिवर्स करा नहीं, या 1,80,000 में से 23,000 वैसा कर लो, तो 16 लाख माइनस 1,80,000 प्लस 23,000, तो ये आ गया हमारा 14,43,000। ठीक है, अब सर क्या जीएसटी का रेट है, तो कहाँ गया, ये रहा। द जीएसटी रेट ऑन आयरन इज 18% एंड अदर रिमेनिंग गुड्स इज 12%। तो आयरन पे 18% है और अदर रिमेनिंग गुड्स पे 12% है, तो भाई ये तो अदर रिमेनिंग गुड्स है, तो इस पे 12%, तो 14,43,000 का 12% आया 173,160। ये आ गया हमारा ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी। खत्म कहानी, आगे आ जाओ। सर फर्दर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, अभी ये दिसंबर छोड़ो, अभी मुंबई यूनिट का कुछ नहीं करना। स्टॉक वैल्यूड एट 7,30,000 वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुंबई यूनिट टू नागपुर यूनिट। तो मुंबई से नागपुर में ट्रांसफर हुआ स्टॉक, सर अभी हमको इससे भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी मुंबई यूनिट की तो बातें चल ही नहीं रही है, नागपुर यूनिट की बातें चल रही है, और हमें परचेज से लेना देना नहीं है, हमें टैक्सेबल सप्लाई से लेना देना है। फिर वापस मुंबई यूनिट, इससे भी लेना देना नहीं है। अब शायद मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
टैक्सेबल सप्लाई बाय नागपुर यूनिट एंड ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी। तो जो टैक्सेबल सप्लाई है वो है हमारी 13,50,000 और जो ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी है 173,160। तो ये रहा हमारा करेक्ट ऑप्शन। बोलो माता रानी की जय। आया समझ में? आगे आ जाओ। सर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय मुंबई यूनिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब मुंबई यूनिट का टैक्सेबल सप्लाई अक्टूबर के मंथ में एंड ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, ये भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आ जाओ भाई मुंबई यूनिट। अब आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? पूरा फोकस अब आपका मुंबई यूनिट पे होना चाहिए। सर सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स 12,50,000। ठीक है, परचेस वर्चेस से हमें लेना देना नहीं है। सेल ऑफ सिक्योरिटी, भाई ये जो सेल ऑफ सिक्योरिटी है सप्लाई ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे अभी रूल 42 43 मत लगाना, वो क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। तो ये सप्लाई ही नहीं है। सर फैक्ट्री बिल्डिंग ये भी सप्लाई नहीं है, स्केड्यूल 3 में कवर होती है। मतलब बचा सिर्फ कितना? 12,50,000। और देखते हैं भैया, तो ये मुंबई यूनिट में सिक्योरिटी का पेमेंट है, मुझे पेमेंट से लेना देना नहीं है, मैंने क्या सप्लाई करी मुझे उससे लेना देना है। अक्टूबर बीइंग दिवाली मंथ द रिटेल शोरूम, भाई मुझे अभी शोरूम से भी लेना देना नहीं है। फिर आगे आ जाओ। सर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ओहो अब मजा आएगा ना। मुंबई यूनिट रिसीव 3,15,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो भैया मुंबई को इंटरेस्ट मिला, क्या ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है? सर एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांसेस एंड डिपॉजिट एग्जम्प्ट होता है, तो ये भी एग्जम्प्ट होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। ये लोन्स एडवांसेस एंड डिपॉजिट का इंटरेस्ट नहीं है, ये जो हमने गुड्स बेचा, सामने वाले ने पेमेंट डिले करा, उसके एवज में ये इंटरेस्ट है और ये टैक्सेबल होता है एज पर सेक्शन 15। सेक्शन 15 स्पेसिफिकली इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टीज को वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है वो इसका टाइम ऑफ सप्लाई जब इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, जब पेनल्टी लेट फीस आपको रिसीव हुई, उस मंथ में इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है। ठीक है, तो सर अब ध्यान से सुनो, मुंबई यूनिट को कितना मिला है? 3,15,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। अब तो ये टैक्सेबल होगा। आगे दिसंबर, तो दिसंबर में ही टैक्सेबल। द इंटरेस्ट पर्टेन्स टू द सेल मेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मुंबई यूनिट रिपोर्टेड सेल ऑफ 12 लाख इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो ये 12 लाख भी टैक्सेबल, ये 3,15,000 भी टैक्सेबल। तो टोटल दिसंबर महीने में हो गया हमारा 15,15,000। अब ये 15,15,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 12% से, तो ये हो गया हमारा 1,81,800। तो सर 15,15,000, 181,800, ये तीन ऑप्शन में 181,800 ये एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी भी बड़ी काम की। अब सर टैक्सेबल सप्लाई, तो यार मेरे हिसाब से तो ये 12,50,000 है टैक्सेबल सप्लाई। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है चेक करते भाई। आ जाओ। सर स्टॉक वैल्यूड 7,30,000 फ्रॉम मुंबई यूनिट टू नागपुर यूनिट, क्या ये अक्टूबर में वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा? राजा अब ध्यान से समझना, मुंबई और नागपुर यूनिट का सेम जीएसटीएन है। ये देखो, जब इनका सेम जीएसटीएन है तो यहाँ पे स्केड्यूल 1 पैरा 1 अट्रैक्ट नहीं, पैरा 2 अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब जब ये मुंबई यूनिट नागपुर यूनिट को स्टॉक ट्रांसफर कर रही है तो ये सप्लाई नहीं बनेगा, और क्योंकि ये सप्लाई नहीं बना तो यहाँ पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर इन दोनों का अलग अलग जीएसटी नंबर होता तो भैया अगर अलग अलग जीएसटी नंबर होता तो फिर सप्लाई बनता और वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से हमको वैल्यू निकालनी रहती। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई आगे बढ़े। ये भी हो गया, और फिर ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, मुंबई यूनिट का ट्रक व्रक ये इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगा। तो सर करेक्ट आंसर हमारा पता है कितना आया? 12,50,000 और 1,81,800। डन, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी फॉर आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय रिटेल शोरूम एट मुंबई। अभी बात कर रहा है वो शोरूम की, तो जब वो शोरूम की बात कर रहा है तो हमको शोरूम से ही लेना देना है। आ जाओ भाई, शोरूम शोरूम ये रहा,
शोरूम में कितनी सेल दी है राजा? तो शोरूम में सेल दी है 6,50,000। अब शोरूम में इन्होंने हमको एक ट्रांजैक्शन को बाइफरकेट करके दिया, उस ट्रांजैक्शन को अपन करते हैं। ये ला 6,50,000। अब ये क्या बोल रहा है? चलो अब सुनो ध्यान से, ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि अक्टूबर बीइंग दिवाली मंथ, ओहो दिवाली, सीए वालों की दिवाली तो कहाँ ही बनती है सर। द रिटेल शोरूम एट मुंबई हैज सोल्ड कॉम्बो पैक्स, ईच कॉम्बो पैक 6,000। तो इसमें 1.5 लाख इज ऑन अकाउंट ऑफ सच कॉम्बो पैक। तो ये बोल रहा है 6.5 लाख में जो 1.5 लाख की सेल है ना, वो आपकी कॉम्बो पैक की सेल है। तो सर बची हुई 5 लाख, उस बची हुई 5 लाख का ये डिटेल देंगे। फिर ये बोल रहे हैं सर इलेक्ट्रिकल आयरन्स वर स्पेसिफिकली प्रोक्योर्ड बाय रिटेल शोरूम। कंपनी भी गजब है, आयरन इन्होंने कहीं दूसरी शॉप से प्रोक्योर करे हैं और कॉम्बो बना के बेचा है। बताओ। फ्यू इलेक्ट्रिक आयरन्स हैव बीन सोल्ड इंडिविजुअली एज वेल। तो इन्होंने कुछ कुछ ऐसे ही इलेक्ट्रिकल आयरन्स बेच दिए। इलेक्ट्रिकल आयरन्स का सेल है 36,000। तो ये 5 लाख में भी दो बाइफर्केशन है, एक तो 36,000 जो स्पेसिफिकली आयरन का है, और 36,000 जैसे ही आप माइनस करोगे तो 4,64,000 आपका दूसरा हो जाएगा सेल। अब एक डाउट है कि सर ये जो 1.5 लाख है कॉम्बो सेल है, कौन सा रेट लगेगा? भाई ये मिक्स सप्लाई, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि फूड प्रोसेसर के साथ आयरन भी बिक रहे हैं, तो मिक्स सप्लाई हाईएस्ट रेट लगेगा। अब क्वेश्चन में 2 रेट दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखें ना, तो क्वेश्चन में एक रेट तो बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिकल आयरन्स के ऊपर 18% है और दूसरे गुड्स के ऊपर 12% है। तो लॉजिकली सर हाईएस्ट रेट लगना चाहिए। तो ये 1.5 लाख पे कितना लगाओगे? 18%। अब ये जो 36,000 का आयरन है इस पे भी 18%, और ये जो अदर गुड्स है इस पे कितना? 12%। तो लॉजिकली 1,50,000 प्लस 36,000, ये टोटल हो गया 1,86,000। इसको मल्टीप्लाई कर दो 18% से, तो ये आ गया हमारा 33,480 प्लस 4,64,000 को मल्टीप्लाई कर दो 12% से, तो ये आ गया हमारा 55,680। तो टोटल सर हमारा कितना आ गया? टोटल हमारा आ गया 89,160। बस यही है भाई। है क्या सर ऐसा कोई ऑप्शन? 100% ऐसा ऑप्शन होगा तो कहाँ गया भाई? ये रहा, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी ब्लू, पहले ही ऑप्शन है 89,160। अब आगे आ जाओ सर, ये हो गया। और अब क्या पूछ रहा है वो? अब एक बार देखें अपन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फोर्थ वाला। तो देखो, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई बाय नागपुर एंड मुंबई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। कोई रूल 42 43 मत लगाना, नॉर्मल एग्जम्प्ट सप्लाई की वैल्यू, ऐसा समझो रूल 42 43 एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं पूछा। तो एक बात बताओ, नागपुर यूनिट का अगर मैं आपसे एग्जम्प्ट सप्लाई पूछूं तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ये एग्जम्प्ट सप्लाई है। सर क्या ये एग्रीकल्चर लैंड एग्जम्प्ट सप्लाई है? भाई ये सप्लाई ही नहीं है तो एग्जम्प्ट सप्लाई कहाँ से? हाँ बट रूल 42 43 की बात करोगे तो भैया रूल 42 43 में एग्जम्प्ट सप्लाई में इसका भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऐड हो जाता है, ठीक है। पर अभी अभी रुक जाओ सर, अभी हमको 42 43 नहीं, तो ये 1,08,000। अब मुंबई यूनिट है तो मुंबई यूनिट में भी सर सिक्योरिटीज, भाई ये तो सप्लाई ही नहीं है, और ये ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग ये भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है जो करेक्ट आंसर है वो कितना आएगा? तो भैया मेरे करेक्ट आंसर आएगा हमारा 1,08,000 नागपुर यूनिट, मुंबई यूनिट 0। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये 1,08,000 नागपुर यूनिट, मुंबई यूनिट 0। फिर वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई बाय नागपुर यूनिट एंड मुंबई यूनिट फॉर रिवर्सिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर रूल 42 एंड 43। अब मजा आएगा, अब इन्होंने स्पेसिफिकली रूल 42 और 43 का रेफरेंस दिया है। अब क्योंकि रूल 42 और 43 का रेफरेंस दिया है तो हमको फिर वैसे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आ जाओ, अब सुनो भाई,
रूल 42 और 43 में ये जो इंटरेस्ट है इसको हम एक्सक्लूड करते हैं, याद है आपको। अब सर ये जो एग्रीकल्चर लैंड है ये भी रूल 42 43 के हिसाब से इसका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है वो एग्जाम सप्लाई में जुड़ता है, तो इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1.85 करोड़, तो ये भी जुड़ेगा। अब इधर आ जाओ सर, मुंबई यूनिट में ये सेल ऑफ सिक्योरिटीज, तो भैया सेल ऑफ सिक्योरिटीज का 1% वो जुड़ता है एग्जाम सप्लाई में, तो 4.5 लाख का 1% करेंगे तो आएगा 4500। सर ये इतनी जल्दी कैसे कर लिया? अरे एक जीरो हटाओगे तो 10% हो जाएगा और 2 जीरो हटाओगे तो 1% हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग 90 लाख की सेल करिए, तो भैया इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो तो आएगा ही आएगा भाई एग्जाम सप्लाई में, तो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमारा 75 लाख। तो इसका मतलब है कि सर मुंबई यूनिट का तो हो गया 75 लाख 4,500 और जो नागपुर यूनिट है उसका हो गया हमारा 1.85 CR। तो देखा जाए तो देखो यार, नागपुर 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 ये रहा, तो नागपुर यूनिट का हो गया 1.85 CR और मुंबई यूनिट का हो गया 75 लाख 4,500। बोलो माता रानी की जय। खत्म कहानी। आगे सर, द मुंबई यूनिट विशेस टू फाइल एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय प्रॉपर ऑफिसर authorizing the seizure of the truck and goods transported therein. Which of the following statement is correct? ओहो देखते हैं भाई। तो on October 23, a truck carrying finished goods of Mumbai unit was intercepted by the proper officer, मतलब proper officer ने पकड़ लिया। प्रॉपर ऑफिसर का ये व्यू था कि ईवे बिल वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। ओहो ईवे बिल नहीं बनाया, ट्रक प्रॉपर ऑफिसर ने सीज कर दिया। सीजर ऑर्डर 23 अक्टूबर को पास करा और कम्युनिकेट कब करा? 24 अक्टूबर। सर आपके पास 3 महीने का टाइम होता है, आप अपील कर सकते हो। तो अक्टूबर 24 में 3 महीने जैसे ही आप प्लस करोगे तो नवंबर 24, दिसंबर 24, जनवरी 24, तो करो भाई अपील, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है यार। तो सर हाँ अपील कर सकते हैं ऑन और बिफोर 24 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। हो गया सर। अब कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। जनरली कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन आपसे यूं बन जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। आ जाओ केस सिनारियो 2। बाला बाला ओ बाला 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 नहीं बेटा बेला। तो बेला पेट्रोलियम इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है सर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग में ये इंगेज है। इट हैज 1 रिफाइनरी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। बना दो इसका भी, इधर लिखो बेला। बेला बीटा का तो परफ्यूम भी आता है भाई, आदमी ने 100 करोड़ की कंपनी बना दी परफ्यूम में। तो एक रिफाइनरी तमिलनाडु में, एक वेस्ट बंगाल में, एक महाराष्ट्र में। तो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, ठीक है। एंड न्यूमरस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग ऑफिसेस स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, और ऑफिसेस भी है मार्केटिंग, बड़ा काम लगता है। कंपनी हैज़ अ सेपरेट मार्केटिंग कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस फॉर एवरी मेजर स्टेट and common office for small states. Example, north eastern states are covered under one marketing cum administrative office. मतलब सर कंपनी के एक तो मार्केटिंग के ऑफिसेस हैं और कॉमन ऑफिसेस हैं छोटे छोटे स्टेट्स के लिए, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कंपनी भैया लुब्रिकेंट्स भी ब्लेंड करती है इन इट्स ब्लेंडिंग प्लांट लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है। काफी टेक्निकल जा रहा है क्वेश्चन। एज अ पॉलिसी ऑल द प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट आर रजिस्टर्ड अंडर वन रजिस्ट्रेशन। तो सर कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से अगर आपका एक स्टेट में मल्टीपल बिजनेसेस फॉल करते हैं तो आप एक ही रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लेते। इंपोर्टेड क्रूड इज यूज्ड एज अ इनपुट इन द रिफाइनरी एंड फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड आफ्टर द रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। एक है ग्रुप ए और एक है ग्रुप बी। ये तो ग्रुप ए के प्रोडक्ट्स हैं, बेस ऑयल, फर्नेस ऑयल्स, बिटुमिन, एलपीजी, ये ग्रुप ए के प्रोडक्ट्स हैं। ग्रुप बी पेट्रोलियम, डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल या एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वन एंड द सेम थिंग।
बेस ऑयल्स आर फर्दर सेंट टू ब्लेंडिंग प्लांट्स वेयर दे आर ब्लेंडेड विद एडिटिव्स टू प्रोड्यूस लुब्रिकेंट्स। मतलब ये जो बेस ऑयल्स हैं ये ब्लेंडिंग प्लांट के पास भेजे जाते हैं और कंपनी ने हमको डिटेल बताई। अब आप एमसीक्यू पढ़ो तो अब आपको मजा आएगा। डायरेक्ट एमसीक्यू मत पढ़ो, अब इतनी डिटेल दी है। अब क्या काम का क्या काम का नहीं वो मुझे क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा क्या काम का। पहला, द वैल्यू ऑफ कंपनी सप्लाई इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज 32,34,000 ग्रुप ए प्रोडक्ट्स मतलब टैक्सेबल प्रोडक्ट्स, एंड इन द स्टेट ऑफ गोवा 18,38,000 ग्रुप ए एंड ग्रुप बी प्रोडक्ट। सबसे पहले अगर मैं आपसे एग्रीगेट टर्नओवर की बात करूं तो दोनों को प्लस कर दूं, 32,34,000 और 18,38,000। सर एग्रीगेट टर्नओवर 50,72,000 मतलब 40 लाख से क्रॉस करता है अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि सर 40 लाख एप्लीकेबल। ठीक है, अब एक बात बताऊं सर, आपको रजिस्ट्रेशन हर वो स्टेट से कराना पड़ेगा जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। क्या पुडुचेरी से रजिस्ट्रेशन कराना है? 100% आप ग्रुप ए प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, पुडुचेरी से रजिस्ट्रेशन कराना है। क्या गोवा से कराना है? सर गोवा से आप ग्रुप ए और ग्रुप बी प्रोडक्ट्स दोनों बेच रहे हो तो गोवा से भी कराना है। इसका मतलब आपको दोनों जगह से रजिस्ट्रेशन कराना है। अब ये 7th वाले क्वेश्चन में ऊपर एमसीक्यू से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, 8th वाला अब आएगा मजा। द एलिजिबल आईटीसी attributable to taxable supply available at marketing cum administrative office located in the state of Maharashtra for the month of January। अब आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि भाई ये रूल 42 43 का रिवर्सल इसमें आएगा। सर आपको कैसे मालूम? अरे भाई एक एग्जम्प्ट की लिस्ट दे दी है, एक टैक्सेबल की लिस्ट दे दी है, मतलब एमसीक्यू पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि 42 43 का चर्चा है तो इसमें होगी ही होगी। ठीक है, अब एलिजिबल आईटीसी attributable to taxable supply available at marketing cum administrative office located in the state of Maharashtra। तो महाराष्ट्र 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 आमची महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र। ठीक है, तो चेक करेंगे अपन महाराष्ट्र में कहाँ गया अपने को ये ढूंढना है। ये रहा, ये देखो, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज प्रोक्योर्ड एट मार्केटिंग कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस 3 लाख। 3 लाख है क्या है? 3,000। अब आप बच्चे को फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला होता है? सर नेट आईटीसी मल्टीप्लाई बाय एग्जेम्प्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। अब नेट आईटीसी आपको साफ दिया हुआ है वो ले लो, क्योंकि हमसे पूछा ही सिर्फ इसका है 3,000। अब एग्जेम्प्ट टर्नओवर, अब ध्यान से समझना, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको रूल 42 43 पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि सर एक्साइज वैट सीएसटी ये जो टैक्सेस रहते हैं ना इसको हटाना पड़ता है अपने को टर्नओवर से। तो भाई ये टर्नओवर 3400 है, इसमें टैक्सेस इंक्लूड है तो ये हटाओ। तो 3400 में से 200 भी हटाओ, 1000 भी हटाओ, नहीं 200 कहाँ से हटा रहे हो? 200 तो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, 1000 हटाओ और 600 हटाओ। तो 3400 में से आपका 1600 माइनस हो गया तो ये बचा 1800। ये हो गया हमारा एग्जेम्प्ट टर्नओवर। अच्छा, टोटल टर्नओवर में एग्जेम्प्ट तो आएगा ही आएगा और टैक्सेबल भी आएगा। ग्रुप ए बिफोर ऑल टैक्सेस, इसमें तो टैक्स है ही नहीं तो यही ले लो। तो अल्टीमेटली 3000 इंटू 1800 डिवाइड बाय 2000। तो करो भाई कितना क्या आंसर आ रहा है? एक एक मिनट रुक जाओ। ये है 3400 और इस 3400 में से हमने 1000 और 600 माइनस करा तो 1800 आया। कि नेट आईटीसी 3 मल्टीप्लाई बाय 3400 माइनस 1000 माइनस 600, ये आ गया हमारा 1800 एग्जिम्प्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर हमारा आ गया
1800 प्लस 200 2000, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, 3 इंटू 1800 डिवाइड बाई 2000, ये आ गया हमारा 2.7। ठीक है, अब ये तो हमको एग्जेम्प्ट टर्नओवर का आ गया, पर क्वेश्चन हमसे एग्जेम्प्ट टर्नओवर का नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एलिजिबल आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई। तो यार 3000 में से जब ये 2700 हमारा आ गया एग्जाम सप्लाई का, तो बचा कितना 300, तो 300 आ गया टैक्सेबल सप्लाई का। बोलो माता रानी की जय। आया समझ में? बस सिंपल। आगे आ जाओ। द एलिजिबल आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल असेट्स प्रोक्योर्ड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब बहुत ही सिंपल, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में सर हमको सिर्फ कैपिटल असेट्स देखना है। टैक्स पेड ऑन कैपिटल असेट जीरो, टैक्स पेड ऑन कैपिटल असेट प्रोक्योर्ड एट द रिफाइनरी। सर फॉर्मूला वही है, 12, करना भी वही है। तो क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे तमिलनाडु का करो तो 1650 में से माइनस करो 500 और 250, तो 1650 माइनस 500 माइनस 250, ये आ गया हमारा 900। अपॉन अपॉन 900 प्लस 100, तो ये हो गया हमारा 1000। ये समझ में आया आपको, ये 100 ये रहा। तो 12 इंटू 900 डिवाइड बाय 1000, ये आ गया हमारा 10.8। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, ये इसमें है ना, आप एक चीज करा करो, पूरे जीरो के साथ ही करो, वरना क्या कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे ये 12 है ना, तो 12,000 लिखो मल्टीप्लाई बाय, अब जैसे ये कितना था अपना 1650 माइनस 500 माइनस 250, तो 900, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 1000 से, तो ये हो जाएगा हमारा 9 लाख अपॉन 9 लाख प्लस ये 100, तो ये हो जाएगा अपना 10 लाख। उससे फिर कंफ्यूजन पूरा खत्म हो जाएगा। तो 12,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 10, ये आ गया हमारा 10,800। ठीक है, एक और चीज सर जी, क्योंकि कैपिटल गुड्स है तो रूल 43 क्या बोलता है, डिवाइड बाय 60। याद है आपको कि भूल गए? अभी तो क्लास की रिकॉर्डिंग खत्म करिए यार, इतना याद होना चाहिए। तो भैया 10,800 को भी आप डिवाइड करोगे किससे, 60 से, तो कितना आएगा भाई 180। तो मेरे को 180 का रिवर्स करना पड़ेगा, तो 12,000 में से मैं 180 रिवर्स करूंगा, तो बेटा मेरा कितना आएगा 11,820। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। बहुत शानदार आरटीपी है। तो 12,000 में से 180 माइनस करा 11,820। ठीक है, आगे आ जाओ। सर lubricant valued at rupees 10,000 has been stock transferred from the blending plant located in the state of Tamil Nadu to the refinery located in the same state in the month of January। भाई तमिलनाडु रिफाइनरी में भेज रहे हैं, सेम स्टेट है, सेम स्टेट है मतलब जीएसटी नंबर अलग अलग नहीं है कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से। तो जब जीएसटी नंबर अलग अलग नहीं है तो स्केड्यूल 1 अट्रैक्ट नहीं करेगा, स्केड्यूल 1 अट्रैक्ट नहीं करेगा तो ये सप्लाई नहीं बनेगा, सप्लाई नहीं बनेगा तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। तो नील एज द ट्रांजैक्शन इज नॉट अ सप्लाई। आगे आ जाओ। सर जी what action is required from Bella Petroleum in respect to the spares destroyed by fire in फरवरी। देखते हैं भाई ये क्या हुआ भाई। ओहो, ड्यू टू द सडन फायर इन द स्टोर रूम ऑफ द रिफाइनरी लोकेटेड इन महाराष्ट्र ऑन 28th फरवरी द एंटायर क्वांटिटी ऑफ स्पेयर्स प्रोक्योर्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी गेट्स डिस्ट्रॉयड। भाई साहब मतलब 28 फरवरी, फरवरी का आखिरी दिन। फरवरी पे एक शायरी है ना कि यूं ही नहीं किसी ने फरवरी के दिन घटाए हैं, कि यूं ही नहीं किसी ने फरवरी के दिन घटाए। बोलो रे वाह 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 वाह, कम बखत फरवरी ने बहुतों के दिल तोड़े हैं। वाह, है ना। अब सुनो ध्यान से। सर जी ये 28 फरवरी को
रिफाइनरी जो है इसमें आग लग गई। अब आईटीसी क्या, भाई आपने आईटीसी तो लिया ही नहीं होगा क्योंकि फरवरी महीने में ये डिस्ट्रॉय होगा। आईटीसी तो आप नेक्स्ट मंथ में लोगे ना, तो इसका मतलब है आप इसका आईटीसी लोगे क्या? सर इसका आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि 17 सबसेक्शन 5 स्पेसिफिकली बोलता है से गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, गिफ्ट, इन सब का आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सर एक्शन क्या है? तो एक्शन यहाँ पे सिंपल है, शुड नॉट अवेल द आईटीसी ऑफ द टैक्स पेड ऑन द स्पेयर्स। इसका आपको कोई आईटीसी वाईटीसी नहीं मिलेगा। आगे आ जाओ। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड exported a consignment of goods to George located in France in January 2024। ठीक है भैया, एंड पेड एप्लीकेबल एक्सपोर्ट ड्यूटी। केस सिनारियो खत्म हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। ध्यान का है तुम्हारा। ड्यू टू द क्वालिटी इश्यूज जॉर्ज रिजेक्टेड द गुड्स एंड दे वर रिटर्न टू एबीसी। ठीक है भैया, तो हमने जनवरी में एक्सपोर्ट करा और अक्टूबर में रिटर्न कर दिया, तो 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न करना रहता है तो आपको रिफंड मिल जाता है। ठीक है, वो तो आपने कर दिया विदाउट एनी रीसेल इन्वॉल्व। प्रॉपर ऑफिसर ने क्लियरेंस ऑर्डर पास करा 15 अक्टूबर। अच्छा, ये स्पेसिफिक केस होता है, यहाँ पे आपको रिफंड की एप्लीकेशन 6 महीने के अंदर अंदर फाइल करनी रहती है। तो 15 अक्टूबर से 6 महीना, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल तक आपको रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी रहती है। ओहो हो, इन्होंने रिफंड 10 मई को फाइल करा। क्या एबीसी एलिजिबल फॉर रिफंड? सॉरी, कोई रिफंड नहीं है भाई, तो नो, बिकॉज द रिफंड एप्लीकेशन वॉज फाइल्ड बियॉन्ड द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 26। तो भैया भूल जाओ, आपको कोई रिफंड शिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, खत्म हो गए भाई, एमसीक्यू खत्म। कहाँ तुम इतना लोड ले रहे थे? आरटीपी का लेवल अच्छा है और पूरे इंडिया में सबसे पहले ही अपन ये आरटीपी करा रहे, मतलब सोचो कितना रिस्क का मामला है, बट भाई गजब आरटीपी। ठीक है, चलो अब आ जाओ भाई क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। क्वेश्चन आंसर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, पहले क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन में अमेंडमेंट से भरा हुआ है। चलो, नंदिता प्राइवेट लिमिटेड, मैं एक काम करता हूँ ना, एक और आरटीपी यहाँ पे पास में खोल देता हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, नंदिता प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, गुड्स सर्विसेज सप्लाई करते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ ब्रांच लोकेटेड इन उत्तराखंड एंड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन झारखंड। तो एक तो ब्रांच है उत्तराखंड और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है झारखंड। ठीक है, कंपनी ने हमको ट्रांजैक्शंस की डिटेल दी। सबसे पहले एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कमोडिटी ऑन एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज विच वॉज सेटल्ड बाय नेटिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रेट एंड मार्केट रेट ऑन द सेटलमेंट डेट। सर अगर नेट सेटलमेंट हो रहा है तो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में कवर होगा और इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं होगा। फॉरवर्ड फ्यूचर का नेट सेटलमेंट नो जीएसटी, तो यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। बट हाँ, ऑल्दो जीएसटी नहीं आएगा, बट सर जब हम रूल 42 का रिवर्सल करेंगे तो इसका 1% हमको एग्जम्प्ट सप्लाई में जोड़ना पड़ेगा। तो ये जब क्वेश्चन करो ना तो साथ साथ में सोचते भी जाओ, ऐसे दिमाग चलाना है तो फिर पूरा चलो, क्योंकि अब पहला ट्रांजैक्शन ही पढ़ के समझ में आ गया कि भाई रूल 42 का रिवर्सल होगा। सर कैसे पता चलता है? भाई देखो 3-4 हिंट होती है, या तो क्वेश्चन ही बता दे कि हम एग्जाम्प्ट सप्लाई में भी डील करते हैं, टैक्सेबल में भी डील करते हैं, समझ में आ जाएगा, या कोई ऐसी सप्लाई आ जाए जो एग्जाम्प्ट है, समझ में आ जाएगा, या कोई ऐसी आउटवर्ड सप्लाई आ जाए जिसपे सामने वाला रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा तो भी समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि रूल 42 की बातें होगी। आगे आओ। रेंटिंग ऑफ डंपर्स इंक्लूडिंग ड्राइवर गिवन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल विद इन द माइनिंग एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years रजिस्टर्ड इन झारखंड। इसके ऊपर सीबीआईसी का स्पेशल क्लैरिफिकेशन आया था, जहां पे उन्होंने बोला था कि ये जो रेंटिंग ऑफ डंपर्स है ना, ये कोई जीटीए रिलेटेड सर्विसेज नहीं मानी जाएगी, ये आपकी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज मानी जाएगी। तो इसके ऊपर तो जीएसटी आएगा। अब सर यहाँ पे जीएसटी आएगा,
अब यहाँ पे वो दिमाग लगाएंगे, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन, यहाँ पे वो एक्सेस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो भी दिमाग लगा दोगे ना, तो बेटा हमारी कंपनी जो है वो खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा, पर इतना दिमाग नहीं लगाना। 11,50,000। अब CGST SGST IGST क्या आएगा सर? रेंटिंग सेक्शन नंबर 12 लगेगा प्लेस ऑफ सप्लाई में, ऐसा कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, तो जनरल सेक्शन लगेगा। 12 जनरल सेक्शन बोलता है लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, तो मेरे भाई लोकेशन ऑफ रेसिपेंट कहाँ का ही है? ये रहा, झारखंड। और हम कहाँ के हैं भैया? हम हैं राजस्थान के, तो राजस्थान झारखंड अलग अलग IGST लगाओ, तो 11,50,000 रुपये IGST। सर रेट कितना है? 18% होगा, और क्या। ये देखो 9, 9, 18, सारे क्वेश्चंस में इनके 18 ही होते हैं, पर फिर भी एक बार तसल्ली हो जाती है। तो देखो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले फॉरवर्ड चार्ज। अब एक बार प्रेजेंटेशन देखो, ये तो सबको बच्चे बच्चे को मालूम है, ऐसे ही करना है अपन ने क्लास में 150 क्वेश्चन ITC के करें। अब फॉरवर्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेटलमेंट टेक्स एज इट इज, आप रेट जो क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है वही लिखनी है कॉपी पेस्ट करके, फिर बस ये क्वालिफाई एज सिक्योरिटीज इसको अंडरलाइन करके आओगे। हेंस दे आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, thus गिवन ट्रांजैक्शन इज नॉट अ सप्लाई। ठीक है सर, इन्होंने तो रूल 42 43 का लिखा ही नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं, आखिरी में लिखेंगे, जब वो रिवर्सल करेंगे तब लिखेंगे। आगे आओ, रेंटिंग ऑफ डंपर्स सर नॉट स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट, इंटरस्टेट सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड। कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन, इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखना ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होगा। तो बस 11,50,000 का 18% 2,07,000। आगे आ जाओ सर, मैन्युफैक्चर्ड द सिल्क यार्न। भाई ये जैसे ही पढ़ता हूँ ना, मेरे को गुड्स का RCM याद आ जाता है। फ्रॉम रॉ सिल्क एंड सप्लाइड टू गजोधर ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन मुंबई। क्या आपको याद है कि सर सप्लायर मैन्युफैक्चरर होगा, रेसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन होगा, RCM की बातें होगी, और सिल्क यार्न स्पेसिफिकली। तो भैया यहाँ पे क्या हम मैन्युफैक्चरर हैं? हाँ जी। क्या रेसिपेंट रजिस्टर्ड है? हाँ जी। क्या रिवर्स चार्ज लगेगा? हाँ जी। मतलब हमको टैक्स नहीं भरना, पर रुको, हाँ रिवर्स चार्ज लगेगा, पर यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि रूल 42 में एग्जम्प्ट सप्लाई में ये भी शामिल होगा। आ रही है आपको बात समझ में? यही तो दिमाग लगाना सिखाता हूँ मैं आपको क्लास में, वरना तो क्या है यार, दिमाग नहीं लगाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे राजा। आजकल के जो पेपर्स आ रहे हैं वो सब माइंड बेस्ड आ रहे हैं, तो जो जितना दिमाग चलाएगा उसमें उतने नंबर आएंगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ के समझा दिया उससे कुछ नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन के पीछे क्या आइडियोलॉजी है, कैसे क्या दिमाग लगाना है, वो सारी चीज़ें। तो भाई RCM आएगा इधर, और क्या। तो देखो भाई, टैक्स ऑन सिल्क यार्न सप्लाइड बाय पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स टू रजिस्टर्ड पेबल अंडर रिवर्स चार्ज सच टैक्सेस पेबल बाय गजोदर। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई का कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि भैया जब हमको टैक्स नहीं पे करना है, सामने वाले को पे करना है, तो सामने वाला जाने। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फॉर अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू 10 स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। बताओ भाई, the said accommodation is supplied for a continuous period of 6 months at a monthly rent of 20,000 per student। अगर आपको याद हो तो अगर अकोमोडेशन में नई एंट्री आई है 12A, अब उस 12A एंट्री यही सिंपल सी बात बोलती है कि सर अगर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज तक रहते हैं या उससे ज़्यादा रहते हैं, और मिनिमम जो रेंट है वो एटलीस्ट मतलब 20,000 रुपये या उससे कम है, तो भैया आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। सर यहाँ पे रेंट 20,000 रुपये है और सामने वाला 6 महीना रह रहा है, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक UPSC के लिए भाई को। तो सर क्या ये एग्जाम्प्ट होगा? हाँ भाई ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्प्ट, इसके ऊपर कोई GST नहीं आएगा। अब ये एग्जाम्प्ट तो है, क्या रूल 42 में जुड़ेगा? हाँ जी, रूल 42 में भी जुड़ेगा। तो सर जी सर जी सर जी, ये देखो, अकोमोडेशन सर्विसेज having value of supply of less than equal to 20,000 is exempt provided accommodation is supplied for a continuous period of at least 90 days। अब रीजन है, सिंपल है, आराम से लिख सकते, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सप्लाइड ब्रांडेड, हो देखो यार ये कैसे क्या कंफ्यूज करते हैं, ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स टू द कंसाइनमेंट एजेंट सुहासनी ट्रेडर्स इन जोधपुर राजस्थान। ठीक है,
सुहासिनी ट्रेडर्स इशूड एन इनवॉइस यूजिंग इट्स ओन नेम while further supplying goods to customer। सर ये मामला जो चल रहा है ना, वो प्रिंसिपल एजेंट का चल रहा है, वैल्यूएशन रूल्स पे हमको लेके जा रहा है। और वैल्यूएशन रूल्स में हमने ऐसा सीखा था कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सप्लाई करता है तो एक तो अपने को लेना रहता है ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और दोनों में से जो बेनिफिशियल ऑप्शन रहता है अपन वो लेते हैं, याद है। तो यहाँ पे सर ये जो एजेंट है ये अपने नाम पे इशू कर रहा है, मतलब यहाँ पे वैल्यूएशन रूल लगेगा। और सर एक तो अपने को देखना है ओपन मार्केट वैल्यू जो कि है 5,40,000 और लाइक काइंड एंड क्वालिटी, तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी ये देखो, ये रहा 5,60,000, इसका 90%, तो 5,60,000 का 90% कितना क्या आ रहा है, 5,04,000। दोनों में से जो कम है, तो दोनों में से कम कौन सा है, ये रहा भाई 5,04,000। बस इसके ऊपर अपने को जीएसटी देना पड़ेगा। अब सर कौन सा क्या जीएसटी लगेगा, तो भाई हम राजस्थान वाले को दे रहे हैं ना गुड्स, तो आईजीएसटी लगाओ, और क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी राजस्थान। अब क्या तो समझाया इन्होंने, पहले इन्होंने बताया कि देखो गुड्स सप्लाई करता है प्रिंसिपल एजेंट को, तो स्केड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 3 अट्रैक्ट होता है। अब स्केड्यूल 1 पैरा 3 अट्रैक्ट होता है तो फिर ये सप्लाई बनता है, और इट इज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्यों भैया, तो ओहो अच्छा, हम भी राजस्थान बेस्ड है क्या, ओके 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 ओके, तो हम भी राजस्थान बेस्ड है और ये भी राजस्थान है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो एक और चीज़ बतानी पड़ेगी यहाँ पे, वैल्यू क्या होगी, या तो ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी 5,04,000 एज पर रूल 29। रूल नहीं याद हो तो भी चलेगा, याद हो तो बहुत बढ़िया, एजेंट का रूल तो वैसे सिंपल है। फिर मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन, तो दोनों में से लीस्ट वाली वैल्यू लो, 5,04,000, उस 5,04,000 पे 99% का CGST SGST लगा दो, खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं है। आगे आओ, फिर इनवर्ड सप्लाई। सर आउटवर्ड सप्लाई खत्म हो गई क्या, भाई खत्म तो हो गई है। एक काम करते हैं ना, पहले अपन एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लेते, कोई आउटवर्ड सप्लाई होगी तो फिर वहीं पे अपन उसका इफेक्ट दे देंगे। सम टैक्सेबल गुड्स वर ट्रांसफर्ड टू द कंपनीज ब्रांच लोकेटेड इन उत्तराखंड फॉर प्रमोशनल गिफ्टिंग बाय ब्रांच, इनवॉइस वैल्यू वॉज 2,40,000, ओपन मार्केट वैल्यू 2,80,000। ठीक है भैया, कुछ गुड्स आपने कंपनी की ब्रांच में ट्रांसफर कर, सर सप्लाई तो बनेगा क्योंकि अलग अलग जीएसटी नंबर है, बट हम वैल्यू क्या लेंगे। अब स्पेसिफिकली रूल 27 ये बोलता है कि आप ओपन मार्केट वैल्यू इनवॉइस वैल्यू को मान सकते हैं अगर सामने वाली ब्रांच इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। बट सर यहाँ पे जो गुड सप्लाई हो रहा है ना, वो किसके लिए हो रहा है, गिफ्ट के लिए हो रहा है। तो भैया जो सामने वाली ब्रांच है दैट इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, तो इस केस में आप ये इनवॉइस वैल्यू नहीं ले सकते हो, तो आपको 2,80,000 वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी और इसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो राजा 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय, अब ये कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में लोकेटेड है, हम कहाँ पे लोकेटेड है भैया, राजस्थान, तो आईजीएसटी लगाना चाहिए यार इधर तो। ये देखो 2,80,000 और यहाँ पे लगाया है इन्होंने आईजीएसटी, और ये सब इन्होंने रीजन जो मैंने आपको बताया वही इन्होंने लिखा है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे सर, नंदिता प्राइवेट लिमिटेड had secured a loan amounting to 120 crores in the month of April from Money Money Bank, Rajasthan. Penal charges amounting to 26 lakh were levied by Money Money Bank in the month of January in compliance with RBI directions, since Nandita Private Limited failed to comply with the material terms and conditions of the loan contract. भाई एक बात बताऊं, लोन कितने का है, 120 करोड़, पीनल चार्जेस 26 लाख। अभी अमेंडमेंट लेक्चर में बताया था कि सर सप्लाई चैप्टर में स्केड्यूल नंबर 2
वो स्पेसिफिकली बोलता है कि जो पीनल चार्जेस है ना, ये सिर्फ स्ट्रिंजेंट डराने के लिए लगाए गए। इस पीनल चार्जेस के ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी का लफड़ा नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज नॉट टॉलरेट एन एक्ट, डू एन एक्ट और रिफ्रेन एन एक्ट। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आप अपने कायदे में रहो, ठीक है। तो सर ये जो पीनल चार्जेस है इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। अभी रिसेंट अमेंडमेंट है, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, आरटीपी में अमेंडमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो देखो भाई, penal charges levied by regulated entities including bank in compliance with RBI direction are essentially in the nature of charges for breach of terms of contract and hence no GST payable on the same। खत्म बात। अब आगे आ जाओ। फिर तो सर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब क्या पूछ क्या रहा है वो, एक तो एलिजिबल आईटीसी और मिनिमम नेट जीएसटी पेबल। अच्छा है, हमको तो लगा था ये पूछेगा नहीं। आउटवर्ड सप्लाई का हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। अब आप टोटल आउटपुट टैक्स ऐड कर दो, ठीक है। कुछ भी नहीं था, मतलब सर 10 मार्क्स का, 10 का तो नहीं, 14 मार्क्स का जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा, तो उसके हिसाब से तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। भाई देखो यार, अब ये मत बोलना सर टफ क्वेश्चन। भाई रूल 42 43 पढ़ के जाना है, एग्जाम सप्लाई वाला चैप्टर, चार्ज ऑफ जीएसटी, सप्लाई, अमेंडमेंट, ये पढ़ के जाना है। अब मैं बार बार कितनी बार आपको एक ही चीज समझाऊंगा कि भाई अमेंडमेंट में से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। इनवर्ट सप्लाई, आईटीसी की बात है, यहाँ पे भी चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर को ध्यान रखना है। अवेल्ड इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज फ्रॉम वाइट फ्रेम इवेंट्स, वाह, रजिस्टर्ड इन राजस्थान फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंपनीज प्रोडक्ट लॉन्च एट कन्वेंशन सेंटर इन दिल्ली। सर जो इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज ली है, तो लॉजिकली इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज, इसमें कोई रिवर्स चार्ज की बातें तो नहीं होती। हाँ, दूसरा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। सर अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे इवेंट हो रहा है। क्या रजिस्टर्ड है? हाँ भाई रजिस्टर्ड है, तो हमने इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज वाइड फ्रेम से लिए। सप्लायर तो रजिस्टर्ड है, क्या हम रजिस्टर्ड है? सर हम रजिस्टर्ड है, तभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम कहाँ रजिस्टर्ड है राजा? राजस्थान। तो सर वो भी राजस्थान, हम भी राजस्थान, इस पे लगाओ CGST और SGST। क्या इसका ITC मिलेगा? भाई 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक नहीं है, अज्यूमिंग सारी कंडीशन फुलफिल करिए सेक्शन 16 की, तो ITC मिलेगा। दो भाई ITC। तो अब ITC का अलग से आपको एक डब्बा बनाना पड़ेगा। ये देखो, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज इंट्रा स्टेट, इसका ITC दे दो। अभी वो 42 43 की बातें नहीं करेंगे, वो आखिरी में जब सेट ऑफ करेंगे। बाप रे बाप। परचेज हाई कैपेसिटी इंडस्ट्रियल मशीन फ्रॉम टेक फैब इंजीनियरिंग लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर बेस्ड इन रांची झारखंड टू प्रोड्यूस टैक्सेबल आइटम। सर ये मशीन खरीदी है, ITC तो मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट देखें क्वेश्चन आगे क्या बोलता है। एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, parts of the machine were brought at the manufacturing unit located in Jharkhand and assembled and commissioned, and after the recipient inspection and approval its delivery was completed। बहुत ध्यान से समझना सर, हमने ये जो मशीन बाय करी है ना, ये टेक फैब से बाय करी है। और इसमें ये वाली जो लाइन है ना, वो काफी शानदार है। ये लाइन क्या बोल रही कि जो मशीन के पार्ट है वो हमने कहाँ पे लेके आए? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड है झारखंड। सर सप्लायर भी झारखंड का है। अच्छा, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी झारखंड है। तो CGST और SGST लगेगा, पर SGST कौन सा लगेगा? झारखंड वाला। तो लॉजिकली एक बात बताओ, CGST SGST लगेगा, क्या ITC मिलेगा क्या? सर ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कहाँ पे लोकेटेड है? हम राजस्थान में लोकेटेड हैं। तो ऑल दो सेक्शन 16 की तो सारी कंडीशन फुलफिल हुई, पर आज भी GST लॉ में ये बहुत बड़ा लूप होल है कि भैया इस ट्रांजैक्शन का ITC नहीं मिलेगा। और आपको मैं क्या बताऊं, मेरी फ्रेंड का एक इंटरव्यू हुआ था, कुछ 10-15 लाख की सैलरी थी, ऐसे ही सेम क्वेश्चन बना के पूछा था, ठीक है। तो भाई इसका ITC नहीं मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। मशीन परचेज, इंट्रा स्टेट सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई तो ठीक है, however ITC will not be available since recipient is located in the different state as date of place of supply। तो भूल जाओ, इसका ITC नहीं मिलेगा।
डन, आगे आओ सर। ब्रूम ब्रूम ब्रूम, बूम बूम बूम। परचेज 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स विथ इंजन कैपेसिटी ऑफ 25 cc। अगर आपको याद हो तो सर, अगर लेस देन 4 व्हील है, इंजन कैपेसिटी अप टू 25 cc है, तो आईटीसी मिलेगा। फॉर यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉय फॉर कम्यूटिंग, ठीक है। स्कूटर्स वर सप्लाइड इन जयपुर बाय द डीलर लोकेटेड इन केरला। तो भाई केरला जयपुर आईजीएसटी लगेगा, आईटीसी मिलेगा, कोई ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। तो 1,80,000 का 18% दे दो भाई आईटीसी, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ, अब मजा आएगा। देखो आईटीसी तो ठीक है, बट अब आपको आईटीसी को रूल 42 के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब से रूल 42 के हिसाब से हमको एग्जिम्ड टर्नओवर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो निकालो ना एग्जिम्ड टर्नओवर। भाई ये 18 लाख है, इसका 1%, तो इसका 1% मेरे हिसाब से 18,000 होगा। फिर भी आप कैलकुलेटर घुमा लो, तो ये हो गया हमारा 18,000। फिर ये 11,50,000, ये एग्जाम टर्नओवर नहीं है, तो टोटल टर्नओवर में आएगा। ये सर ये भी हमारा एग्जाम टर्नओवर में आएगा 80 लाख। फिर सर ये भी हमारा एग्जाम टर्नओवर में आएगा 2 लाख। फिर बस यही है, और तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जो पीनल चार्जेस हैं, क्या ये एग्जाम टर्नओवर में आएंगे? बताओ। सर ये तो सप्लाई ही नहीं बना ना, तो फिर किस बात का एग्जाम टर्नओवर? पहले सप्लाई तो बनने दो। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 18,000 प्लस 80 लाख प्लस 2 लाख, तो 82,18,000 देखा जाए कंप्यूटर जी, 82,18,000। और अब टोटल टर्नओवर, अब टोटल टर्नओवर में देखो 80 to 18 तो आएगा ही आएगा, प्लस टैक्सेबल टैक्सेबल जोड़ दो। तो टैक्सेबल टैक्सेबल कितना जोड़ोगे? 11,50,000 प्लस, अब आप ये जोड़ दो, ये कितना था अपना? 90% जोड़ना पड़ेगा ना अपने को। तो ये था अपना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा 5,04,000। उसके बाद फिर एक ये था, तो 2,80,000। बस ये सारी चीज़ें जोड़नी है। तो ये आ रहा है 10,15,2,000। तो 10,15,2,000। बस तो बस यहाँ पे लिख देने का कॉमन क्रेडिट, और कॉमन क्रेडिट को मल्टीप्लाई करने का एग्जाम डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। इससे यह आ जाएगा, माइनस कर देना, तो एलिजिबल आईटीसी आ जाएगा। अब ये जो एलिजिबल आईटीसी, हमारे काम की चीज़ यही है। अब आउटपुट लाइबिलिटी में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो सर हमारी आउटपुट लाइबिलिटी ये रही, इसमें से एलिजिबल आईटीसी हमने माइनस कर दिया, तो बस मिनिमम नेट जीएसटी पेबल आ गया। आया समझ में? बोलो, क्या आपको कुछ इसमें टफ लग रहा है? इसमें कुछ है ही नहीं टफ जैसा यार, सिंपल सा तो केस है, ठीक है। एक सेकेंड है ना। चलो बढ़े आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लास्ट डे रिवीजन मार्क कर सकते हो। और भाई ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40। आकर्षा ट्रेडर्स, आकर्ष नाम का तो बच्चा अपने पास पड़ा हुआ है। अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी in Uttar Pradesh had their GST registration cancelled retrospectively with effect from 1st September। पूरा अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 1 सितंबर से इन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। कैंसिलेशन ऑर्डर 15 सितंबर, तो सर विच एवर इज लेटर से इफेक्टिव में आता है। तो जो आपका कैंसिलेशन है वो 15 सितंबर से इफेक्ट में आएगा। एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन, supplier had not availed ITC on certain eligible invoices issued in February and March of preceding financial year
फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑन विच आईटीसी इज अदरवाइज अवेलेबल। भाई हमने फरवरी और मार्च महीने का आईटीसी अवेल नहीं करा, ठीक है। अच्छा मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक आर्टिकल आता है टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन, उसमें अपना आर्टिकल पब्लिश हुआ था और वो आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था वो इसी मुद्दे के ऊपर था, ठीक है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 जो नया आया है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो अब सुनना, ध्यान से सुनना। सर जो हमारा फरवरी और मार्च है उसका आईटीसी का लास्ट डेट क्या होता है? देखो भाई लास्ट डेट होता है 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ये कायदे से होता है लास्ट डेट। बट सर अब क्या हो गया है ना, मार्केट में एक नई चीज हो गई है। कहाँ गया, अभी तो हम लिख रहे थे। तो अब सुनो क्या हो गया ना, अब आईटीसी का लास्ट डेट सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? एक तो आप ये ले लो 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, और पता है क्या, 30 days फ्रॉम रिवोकेशन, और इन दोनों में से जो भी लेटर हो। इसका मतलब है सर ये वाले क्वेश्चन में मुझे एक बात बताओ, आपका जो रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल तो हो गया पर प्रॉपर ऑफिसर ने कब रिवोक करा? 15 दिसंबर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। भाई 15 दिसंबर के 30 दिन जोड़ दो तो दिसंबर में होते हैं हमारे 31 दिन। तो सर ये आ रहा है हमारा 14, नहीं दिसंबर में तो 30 दिन होते ना, दिसंबर में कितने दिन होते हैं यार? हाँ 31 days होते हैं, ठीक है। तो ठीक है होता रहता है। तो 15 दिसंबर है तो 16 दिन तो आपके दिसंबर में हो गए और जनवरी में हो गए 14 दिन। तो 14 जनवरी, तो एक तारीख तो आएगी हमारे पास 14 जनवरी और 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो भैया जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो एक आएगा 30 नवंबर। एनुअल रिटर्न इन्होंने फाइल करा है क्या? ये रहा, एज्यूमिंग एनुअल रिटर्न इज फर्निश्ड ऑन 31 दिसंबर। तो भाई 30 नवंबर या 31 दिसंबर, दोनों में से अर्लियर तो 30 नवंबर, और इन दोनों में से लेटर तो 14 जनवरी। मतलब आप 14 जनवरी तक आईटीसी ले सकते हो। डाउट क्या है? फर्म विशेष टू फाइल इज जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑन 21 दिसंबर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो फर्म जीएसटीआर 3B फाइल करना चाह रही है एंड विशेष टू क्लेम द आईटीसी ऑफ फरवरी एंड मार्च ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन दिस रिटर्न। क्या कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, क्योंकि सर अब आ चुका है मार्केट में सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 जो हमको ये रियायत देता है कि अगर आपने रिवोकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दिया, आप तो जल्दी ही कर रहे हो, तो 30 दिन के अंदर अंदर फाइल कर दिया तो आपकी जो लास्ट डेट ऑफ आईटीसी रहेगी वो दोनों में से लेटर होगी, डेट इज आप 14 जैन तक आईटीसी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस वेदर इट इज एंटाइटल्ड टू क्लेम आईटीसी। हाँ भाई ले सकते हैं आईटीसी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार अपन इसका आंसर देखें कि आईसीएआई ने इसका आंसर कैसे क्या प्रेजेंट करा है। आओ भाई ये देखो, एज पर सेक्शन 16(6) अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और सब्सिक्वेंटली कैंसिलेशन रिवोक हुआ है और आईटीसी का अवेलमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, तो आप आईटीसी ले सकते हो। क्या डेट है सर? 30 नवंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, और फॉर द पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन टिल ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन, अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दिया है विच एवर इज लेटर, तो सर आईटीसी लो। एक तो ये 30 नवंबर और रिटर्न फाइल डेट इज 14 जनवरी,
तो आप 14 जनवरी तक आईटीसी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो मज़ा तो आया भाई, आरटीपी को देख के मज़ा आया। आईसीएआई आरटीपी में बहुत नए नए क्वेश्चंस लॉन्च करती है जिससे आपका दिमाग तेज चले, तो आरटीपी तो करना ही चाहिए यार। अर्नव एंटरप्राइजेस, a registered supplier located in Madhya Pradesh, has duly filed its GST return for financial year 24-25. ठीक है सर। During the scrutiny of its return for the financial year in August 2025, proper officer noticed short payment of CGST and SGST totaling 4,60,000. ये भी amendment based question है। In the month of October on account of bona fide error. ठीक है भैया, तो अक्टूबर में आपका 4,60,000, और ये जो 4,60,000 है इसका शॉर्ट पेमेंट हुआ है। शो कॉस्ट नोटिस इशू करने के पहले ही अर्नव एंटरप्राइजेस पेड द टैक्स ऑफ 1,00,000। बहुत बढ़िया, तो सर आपने 1,00,000 का टैक्स तो पहले ही पे कर दिया on the basis of own ascertainment along with applicable interest and with penalty। अब सुनो ध्यान से, सर 1,00,000 रुपीज का टैक्स आपने पे कर दिया ऑन 15 सितंबर 2025, और आपने प्रॉपर ऑफिसर को राइटिंग में बता भी दिया कि यार हमने ये वाला टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स अबव आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले ascertain the last date by which the show cause notice can be issued by proper officer for the amount of tax short paid by Arnav Enterprises। सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि शो कॉस्ट नोटिस इशू करने का लास्ट डेट क्या है। तो भैया देखो, सेक्शन नंबर 74A लगेगा, क्योंकि सर फाइनेंशियल ईयर 24-25 से 74A लगता है। 74A सिंपल सी बात बोलता है कि आप शो कॉस्ट नोटिस इशू कर सकते हैं 42 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो जो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है दैट इज 31 दिसंबर, उसके 42 मंथ्स के अंदर अंदर आप शो कॉस्ट नोटिस इशू कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का एनुअल रिटर्न का डेट कब आएगा? एनुअल रिटर्न का डेट आएगा 31 दिसंबर 2025। अब सर ये जो 31 दिसंबर 2025 आया हमारा एनुअल रिटर्न का डेट, इसमें कितना प्लस कर दोगे? इसमें आप प्लस कर दोगे 42 मंथ्स। तो भैया 3 साल तो मैंने प्लस करे, 31/12/26, 31/12/27, 31/12/28, 6 महीने और प्लस करो तो ये हो गया हमारा 30/6/2029। तो 30/6/2029 तक मेरा नोटिस आ सकता है। ये रहा। दूसरा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ एनी पेबल ऑन द पेमेंट ऑफ द टैक्स ऑफ 1,00,000 on the basis of own ascertainment along with applicable interest on 15 सितंबर। सर एक बात बताऊं, 74A है, बोनाफाइड एरर है, और आपने शो कॉस्ट नोटिस के पहले ही पे कर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो यहां पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ सर। assuming that proper officer decides to issue a show cause notice under 74A on 10th October 2025। तो भैया आपने शो कॉज नोटिस इशू करा ऑन 10th अक्टूबर 2025 को। ठीक है सर, बहुत जल्दी कर दिया। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स फॉर विच ही कैन इशू शो कॉज नोटिस। भाई जब 4,60,000 में से 1,00,000 हमने पे कर दिया तो आप 3,60,000 के ऊपर शो कॉस्ट नोटिस आप इशू कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ascertain the last date by which the proper officer should issue order under section 74A assuming that show cause notice is issued by proper officer on the said date। सर ऑर्डर इशू करने की लास्ट डेट क्या है? भाई 1 साल के अंदर अंदर, जिस दिन शो कॉस्ट नोटिस आया उसके 1 साल के अंदर अंदर ऑर्डर आ जाना चाहिए। ये 1 साल और 6 महीने बढ़ाया जा सकता है अगर सफिशिएंट कॉज है तो 10 अक्टूबर 2025 से 1 साल जोड़ दो तो ये हो गया हमारा 10 अक्टूबर 2026। यहां तक आपका ऑर्डर आ जाना चाहिए। खत्म। फिर इन कंटिन्यूएशन ऑफ सब पार्ट 3 ए प्रॉपर ऑफिसर इशूज अ शो कॉस्ट नोटिस ऑन 10th अक्टूबर। ठीक है भैया,
for the amount of tax so allowed and earner decides to pay the said tax along with interest on 5th December. तो आपको बताना है कितनी क्या पेनल्टी पे करनी है। भाई देखो, शो कॉज नोटिस 10 अक्टूबर को इशू हुआ, 5 दिसंबर को पे कर दिया। भाई 60 दिन का समय होता है कि अगर आपने शो कॉज नोटिस के 60 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो भी हम आपसे कोई पेनल्टी नहीं लेंगे बोनाफाइड के केस में। तो 10 अक्टूबर और अक्टूबर में होते हैं हमारे 31 दिन, तो अक्टूबर में बचे 21 दिन और नवंबर में हो गए हमारे 30 दिन और दिसंबर हो गया 9। तो भैया 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर तक अगर आपने पे कर दिया बोनाफाइड तो कोई पेनल्टी नहीं। भाई आपने तो 5 दिसंबर को पे कर दिया तो फिर यहाँ पे भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इन ईच ऑफ द अबव केस विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ शॉर्ट पेमेंट इज ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड। तो भैया अगर फ्रॉड के अकाउंट पे है तो भैया उस केस में तो देखो लास्ट डेट चेंज नहीं होगी, बट 1 लाख रुपए के ऊपर पेनल्टी लगेगी। अगर आप शो कॉज नोटिस के पहले पहले भी पे कर देते हो तो 15% ऑफ द टैक्स इतनी पेनल्टी देनी पड़ती है, मतलब 15,000 रुपये तो यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। और ये जो 3,60,000 है, अब ये 3,60,000 आपने ऑल्दो 60 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया, बट फ्रॉड का केस है तो 25% ऑफ द टैक्स की पेनल्टी लगेगी। तो भैया 3,60,000 इंटू 25%, 90,000 रुपये की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब टोटल अगर बात करें तो 90 और 15 1,05,000 और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पेनल्टी आपका SGST एक्ट में भी लगेगा। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है यार। ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है ना तो हमारा भी मतलब जो उत्साह होता है ना पढ़ाने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और रिपीटेड क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। तो भाई नए क्वेश्चन पूछो तो हमको भी मज़ा आएगा पढ़ाने में और आपको तो मज़ा आ ही रहा है। देखो सबसे पहले आंसर, प्रॉपर ऑफिसर शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है 42 मंथ्स। अच्छा, आप ऐसे तो नहीं करते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो फिर आंसर पढ़ते हो, खुद सॉल्व नहीं करते हो। भाई अगर ऐसे करते हो तो फिर CA फाइनल में पास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग का गेम है। यहाँ पे भले कम पढ़ाई करो पर दिमाग चला के करोगे तो ज़्यादा आगे बढ़ोगे। तो शो कॉज नोटिस विद इन 42 मंथ्स फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, ड्यू डेट है 31 दिसंबर और लास्ट डेट क्या है हमारा 30 जून 2029। सेक्शन 74A लिमिटेशन पीरियड, 74A लिमिटेशन पीरियड की बात करता है और यही है। और फ्रॉड और नॉन फ्रॉड दोनों में सेम टाइम लिमिट है। आगे आ जाओ सर, इन्फॉर्म कर दो प्रॉपर ऑफिसर को तो बोनाफाइड में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, बट अगर बोनाफाइड नहीं है, मैलाफाइड है, फ्रॉड है तो उस केस में भी 15% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। डेट इज 15,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब इतने सेक्शंस आपको नहीं लिखने, 74A ही लिखो, इतना आपको कहाँ याद रहेगा। अब आपका नोटिस आएगा 3,60,000 के ऊपर दोनों केसेस में। और यहाँ पे एक और चीज़, जो पेनल्टी है 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपने पे कर दिया तो बोनाफाइड में तो कोई पेनल्टी नहीं है, पर मैलाफाइड केसेस में पेनल्टी आएगी राजा। और कितनी क्या पेनल्टी आएगी, 25% ऑफ टैक्स विद इन 60 डेज। तो 3,60,000 का 25%, 90,000 की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। खत्म कहानी। ठीक है, कितना शानदार क्वेश्चन है यार। आगे आ जाओ। अब इतने दम वाले क्वेश्चन नहीं, अब तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। द अपीलेट अथॉरिटी पास्ड एन ऑर्डर अगेंस्ट वेन्यू ऑटोमोबाइल्स, ये भी अमेंडमेंट बेस्ड। 1200 करोड़ का IGST अपील फाइल करना चाहते हैं और 100 करोड़ तो इन्होंने एडमिट कर दिया कि हाँ भाई। तो भैया अपील में प्री डिपॉजिट एक तो जो आपने एडमिट कर दिया वो, प्लस 10% ऑफ द टैक्स जो डिस्प्यूटेड है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। IGST है तो 40 करोड़, CGST SGST है तो 20 करोड़। तो भैया यहाँ पे क्या है IGST तो 100 करोड़ ये हो गया। डिस्प्यूटेड टैक्स कितना हो गया राजा, डिस्प्यूटेड टैक्स हो गया अपना 1100, तो 1100 का 10% 110 पर मैक्सिमम 40 करोड़, तो 140 करोड़ आपको प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा और फिर आप अपील में जा सकते हो। सिंपल, ये ध्यान रखना भाई, अपील का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि वो प्री डिपॉजिट अमेंड हो चुका है। तो याद रखना ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार एग्जाम में बहुत सारे अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है,
तो देखो भाई ध्यान से, सेक्शन 1128, फुल अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी जो आपने अग्री करा, प्लस 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20 करोड़ 40 करोड़ इन आईजीएसटी। तो एक तो फुल अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट, तो भैया कितना हो गया, 100 करोड़ ये हो गया, और 40 करोड़ तो 140 करोड़। अच्छा, इन्होंने ये पूरा ज्ञान दिया हुआ है कि भाई अभी जीएसटी ट्रिब्यूनल फंक्शनल में नहीं है, तो आपको पोर्टल पे जाके ये अमाउंट पे करके एक डिक्लेरेशन एफिडेविट प्रॉपर ऑफिसर को देना पड़ेगा, और जैसे ही जीएसटी ट्राइब्यूनल का गठन हो जाएगा आपकी अपील हम फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाओ। एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड, a registered insurer in Maharashtra, ये भी amendment based, is engaged in providing insurance services. During the current financial year, the company entered into following transaction. सबसे पहला, ABC enters into co-insurance with XYZ, where ABC is the lead insurer. तो भैया यहाँ पे एक है हमारा ABC, एक है हमारा XYZ, ये इंश्योरेंस में ऐड हुए हैं, और ये जो ABC है वो हमारा कौन है, ABC है हमारा लीड इंश्योरर। द इंश्योर्ड, तो ये इंश्योर्ड है ज्ञाति इंडस्ट्रीज, इसने 50 लाख का पेमेंट करा है, जो लीड इंश्योरर और ABC के बीच में, ABC और XYZ के बीच में 60-40 में बढ़ गया, मतलब 50 लाख में 30 लाख इसको आया है और 20 लाख इसको आया है। और ठीक है, इंश्योरेंस सर्विसेज जॉइंटली प्रोवाइड करिए। ABC agrees to discharge the entire GST on full amount of premium। भैया ABC पूरे 50 लाख पे GST पे कर रहा है। अगर आपको स्केड्यूल 3 याद हो, पैरा 9 जो नया आया है वो यही बोलता है कि अगर लीड इंश्योरर पूरे पे GST दे देगा, तो जो लीड इंश्योरर ने ये को इंश्योरर को बांटा है, ये जो प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूट करा है, इसके ऊपर हम कोई GST की बात नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर राजा कोई GST नहीं लगेगा। सिंपल, स्केड्यूल 3 का रेफरेंस आएगा। आगे आओ। अ लार्ज इंडस्ट्रियल प्लांट नीड एन इंश्योरेंस वर्थ ₹500 करोड़, तो 500 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस, बाप रे बाप। इट अप्रोचेस ABC फॉर द सेम, हाउएवर ABC इज अनेबल टू अंडरराइट द एंटायर रिस्क। तो भैया यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल प्लांट है, इस इंडस्ट्रियल प्लांट ने ABC को अप्रोच करा, ABC को डर लग रहा है कि भैया 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हम पूरा कैसे लेंगे, तो ABC ने क्या करा, इस 500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को भेज दिया किसके पास, री इंश्योरेंस के पास, दैट इज PQR। अब PQR को भेज दिया, और द टोटल प्रीमियम चार्ज इज 50 लाख। ठीक है, तो ये 500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम कितनी चार्ज करी है, 50 लाख रुपए। ABC इंश्योरेंस ने री इंश्योरेंस प्रीमियम 20 लाख का PQR को पे करा, तो भैया ABC ने PQR को कितना पे करा है, 20 लाख पे करा है, और ABC ने इस तरह से अपना फाइनेंशियल एक्सपोजर मैनेज करा। वाइल पेइंग द अमाउंट टू PQR इंश्योरेंस, ABC डिडक्ट्स अ सीडिंग कमीशन ऑफ 1 लाख। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि भैया धंधा कौन ढूंढ के लाया, ABC, तो ABC धंधा ढूंढ के लाया है, तो ABC जो री इंश्योरेंस प्रीमियम है 20 लाख, उसमें से 1 लाख अपना सीडिंग कमीशन काट रहा है, तो 1 लाख का सीडिंग कमीशन इसने काट दिया। ठीक है, PQR इंश्योरेंस पेज द GST ऑन ग्रॉस री इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग द सीडिंग कमीशन। PQR ने पूरे 20 लाख के ऊपर GST पे करा, जबकि PQR को 20 लाख मिला नहीं है, PQR को मिला 19 लाख है, 1 लाख का सीडिंग कमीशन ABC ने काटा है। तो डाउट ये आया था, क्या ये जो सीडिंग कमीशन है इसके ऊपर वापस से GST आएगा, तो भाई स्केड्यूल 3 साफ बोलता है कि अगर PQR पूरे के ऊपर GST दे देता है इंक्लूडिंग सीडिंग कमीशन, तो फिर इस सीडिंग कमीशन के ऊपर वापस से GST नहीं आएगा। ठीक है, यही बात है भाई स्केड्यूल नंबर 3 की। अब इसका आंसर अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये आप खुद घर पे पढ़ लेना, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फ्रेम कैसे करा है वो आप पढ़ लेना, मैंने आपको पूरा कंटेक्स्ट तो समझा दिया। आगे आ जाओ। सुहासनी इलेक्ट्रॉनिक, ये भी अमेंडमेंट बेस्ड, भाई ICAI ने अमेंडमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे। इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड एंड इंपोर्टर हु अवेल द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन
imported the raw material for manufacturing LED panels. ठीक है. No condition or time period has been specified in the notification in relation to re-export of unutilized or defective goods. भाई 10 फरवरी को इन्होंने इंपोर्ट करा. इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, IGCR रूल्स के हिसाब से इन्होंने कम ड्यूटी पे करी. However, a small portion of goods received were found to be defective and remain unutilized due to the production shift in company. सुहासी इलेक्ट्रॉनिक्स ने आपसे एडवाइस मांगी है कि भैया इस डिफेक्टिव और अनयूटिलाइज्ड गुड्स का क्या करें. ठीक है. क्या सुहासनी इलेक्ट्रॉनिक्स इसको री एक्सपोर्ट कर सकता है? सर री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अगर आपका टाइम लिमिट है स्पेसिफाइड, उसमें करो री एक्सपोर्ट, या 1 साल के अंदर अंदर री एक्सपोर्ट करो. पहले ये 6 महीने होता था, अब ये 1 साल हो गया. इसका मतलब है 10 फरवरी 2025 तक आप री एक्सपोर्ट कर सकते हो. अच्छा, इंपोर्टेड और री एक्सपोर्टेड गुड्स एज इट इज सेम होने चाहिए. क्वार्टरली स्टेटमेंट में आपको इसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी. यही कंडीशन है इसके ऊपर. क्या होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर सकते हैं? हाँ जी, होम कंजम्पशन के लिए भी क्लियर कर सकते हैं, बट उसके ऊपर आपको रिक्वेस्टेड ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. आओ भाई इसका आंसर देखें. कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो. एज पर रूल 10 द इम्पोर्टर हु हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन, तो इनको क्या करना है? तो सर वो री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट री एक्सपोर्ट कितने टाइम में? जो नोटिफिकेशन में टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है वो, या 1 ईयर. ठीक है. अब नोटिफिकेशन में कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 1 ईयर में आपको करना पड़ेगा. अच्छा, ये जो 1 ईयर है ये जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर सफिशिएंट कॉस्ट पे 3 महीना और एक्सटेंड कर सकते हैं. तो भैया री एक्सपोर्ट आप कर सकते हो 9 फरवरी 2025. ठीक है. तो ये 1 ईयर यहाँ पे खत्म होगा. फिर कंडीशन, तो भैया जो री एक्सपोर्ट है वो क्वार्टरली स्टेटमेंट में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. एक और चीज, जो री एक्सपोर्ट का वैल्यू है वो इंपोर्ट के वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए. वो वैल्यू एज इट इज सेम होना चाहिए. सेम हो या उससे ज्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए. फिर अगर आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराना चाहते हो तो कस्टम ड्यूटी का वॉलंटरी पेमेंट कर दो और ये क्वार्टरली स्टेटमेंट में ये डिटेल फर्निश कर दो, तो आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा दोगे. सिंपल. अब आ जाओ भाई आखिरी के 2 और क्वेश्चन. सब अमेंडमेंट बेस्ड, मतलब अभी इतने सारे क्वेश्चन करे उसमें सब में अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही है. ये वाला क्वेश्चन इज नॉट अमेंडमेंट बेस्ड. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कस्टम का. मिस्टर फैड्रिक इंपोर्टेड सेकेंड हैंड गुड्स फ्रॉम सप्लायर इन द यूनाइटेड किंगडम. तो भैया हमने सेकेंड हैंड गुड्स इंपोर्ट करे अंडर CIF कॉन्ट्रैक्ट. वेंडर की इंस्पेक्शन चार्जेस है 600 पाउंड्स. Inspection is carried out by foreign supplier on his own and were neither contractually agreed nor essential for making the goods ready for shipment. Additionally, a commission is payable calculated at 1% of FOB. ठीक है भाई. सबसे पहले तो ये जो इंस्पेक्शन चार्जेस हैं ये फॉरेन सप्लायर ने खुद इनकर करे हैं. ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अग्री नहीं है और कोई एसेंशियल भी नहीं थे, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जुड़ेंगे. सर ये जो कमीशन है, हाँ भाई बाइंग कमीशन नहीं है तो इसको जोड़ना पड़ेगा. बिल ऑफ एंट्री 18 फरवरी को फाइल करी जब कस्टम ड्यूटी का रेट था 10%, एक्सचेंज रेट था 102. एयरक्राफ्ट अराइव हुआ 15 फरवरी को, कस्टम ड्यूटी का रेट था 15% और CBIC का एक्सचेंज रेट था 98. भाई इंटर बैंक तो लेना देना नहीं, अपने को CBIC का रेट लेना है. तो जब कन्वर्जन करते हैं तो जिस दिन पहली बिल ऑफ एंट्री फाइल करी उस दिन का कन्वर्जन लेते हैं. तो सर आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी 18 फरवरी को, तो कन्वर्जन रेट तो लिया जाएगा 102 और जो ड्यूटी का रेट लिया जाएगा वो बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड ऑफ एयरक्राफ्ट विच एवर इज लेटर. तो ये 15 फरवरी 18 फरवरी लेटर है 18 फरवरी, तो ड्यूटी का रेट लिया जाएगा आपका 10%. ठीक है. ये तो बच्चों जैसी बात है. अब सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, चेंज प्राइस, नेगोशिएटेड प्राइस, कौन सी प्राइस लेंगे? ना तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेनी है ना तो चार्ज प्राइस लेनी है. आपको लेनी है तो नेगोशिएटेड प्राइस आपको लेनी है जिस पे डील हुई है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है. अब ये CIF वैल्यू है भाई, फ्रेट इंश्योरेंस इसमें जुड़ा हुआ है, माइनस करो तो FOB आएगी.
तो 5500 में से 500 एयर फ्रेट, 600 इंश्योरेंस, ये जो 4400 है ये आ गई आपकी एफओबी वैल्यू। अब सर एक बात बताओ, कमीशन जोड़ोगे, जोड़ दो। कमीशन कितना है आपका 1%, तो 4400 इसको मल्टीप्लाई कर दे क्या पहले इंटू 102, ये आ गया 4,48,800। अब 1% कमीशन है तो वो भी जोड़ दो, वो आ गया 4488। तो आपका जो एडजस्टेड एफओबी आ गया वो आ गया 453,288, ये आ गया हमारा एडजस्टेड एफओबी। अब सर अपने को मैक्सिमम 20% लेना रहता है एयर के केस में, तो मेरे भाई 453,288 का 20% करोगे तो ये आया 90,657.6। बट एक्चुअल कितना चार्ज हुआ है, तो भैया एक्चुअल चार्ज हुआ है 500, मतलब 500 इंटू 102, तो एक्चुअल कम चार्ज हुआ है, तो अपने को तो लोअर लेना रहता है, तो हम एक्चुअली ले लेंगे, डेट इज 51,500 इंटू 102। इंश्योरेंस में ऐसा दिमाग लगाना नहीं है, इंश्योरेंस में 600 है तो 600 लो, 600 इंटू 102 61,200, और ऐसे करके जो हमारी वैल्यू आएगी 453,288 51,000 61,200 565,488। एक बार कंप्यूटर जी चेक कराया जाए आंसर। तो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो 565,488 कस्टम ड्यूटी सोशल वेलफेयर सरचार्ज भूल मत जाना, ये 10% सोशल वेलफेयर कस्टम ड्यूटी पेबल। ठीक है सर, एक चीज हमेशा याद रखना, ये जैसे ही आपकी एफओबी वैल्यू आ गई इसको कन्वर्ट कर देना भाई आप पाउंड से रुपीस में, फिर उसके बाद ये सब जोड़ते जाना। कमीशन, वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस नहीं जुड़ेगा क्योंकि दिस वाज नॉट कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड। डन, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है क्या एग्जाम में? नहीं, ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा भाई। उसके पहले वाले क्वेश्चन के लेवल काफी अच्छे थे, उसके मुकाबले इसका कोई लेवल नहीं था। अब लास्ट क्वेश्चन भाई, KW फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्टेड हाई स्पिरिट डीजल and stored in public warehouse. X bond bill of entry was filed and applicable custom duty was paid. तो हमने कस्टम ड्यूटी पे कर दी है, जिस दिन हमने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करी उस दिन हमने कस्टम ड्यूटी पे कर दी, और प्रॉपर ऑफिसर ने होम कंजम्पशन के लिए ऑर्डर भी पास कर दिया। बट कमोडिटी का नेचर वॉज इनफ्लेमेबल, मतलब फटाफट से आग लग सकती है, तो इंपोर्टर ने स्टोरेज का परमिशन दे दिया कि आप भाई इसको वेयर हाउस में कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो। अब अगर आपको याद हो, इसको बोलते थे वेयर हाउस विदाउट वेयर हाउस, कि आप 30 डेज के लिए वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हो और आपके ऊपर वेयर हाउस के प्रोविजन नहीं लगेंगे। अब स्टोर तो कर दिया आपने, बट जब आप गुड्स को रिमूव कर रहे थे तो ड्यूटी का रेट बढ़ गया। अब प्रॉपर ऑफिसर ने बोला भाई एडवांस ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, डिफरेंशियल ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया रिमूवल के टाइम पे रेट हायर है। सर एक केस लॉ हुआ था, कमिश्नर ऑफ कस्टम वर्सेस बीको लॉरीज लिमिटेड, ऐसा करके केस लॉस हुआ था। वहां पे यही बताया गया था कि भैया ऐसे केस में जब आपने वेयर हाउस में गुड्स रखा है और वेयर हाउस में गुड्स रखने के बाद आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी है, आपने ड्यूटी पे कर दी है, और फिर आपने कुछ स्पेशल केस के चक्कर में वेयर हाउस में गुड्स रखा है, तो आपके ऊपर वेयर हाउस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, और यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर आपसे डिफरेंशियल ड्यूटी नहीं मांग सकता। तो देखो भाई, द डिमांड रेज बाय डिपार्टमेंट इज नॉट वैलिड। सेक्शन 49 क्या बोलता है, इंपोर्टेड गुड्स अगर पब्लिक वेयरहाउस या प्राइवेट वेयरहाउस में रखे हैं और अगर इंपोर्टर उनको रीजनेबल टाइम में क्लियर नहीं करा पा रहा है, तो इट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द वेयरहाउस गुड्स, और जो चैप्टर 9 है वेयरहाउस गुड, उसके प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अच्छा, फैक्ट्स आर सेम सिमिलर टू कमिश्नर ऑफ कस्टम वर्सेस बीको लॉरी लिमिटेड। इसमें ऐसी ही बात हुई थी जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जो वेयर हाउस गुड्स की ड्यूटी अगर आप पहले ही पे कर चुके हो जब आपका होम कंजम्पशन का ऑर्डर पास हुआ था, तो उस केस में सर वो जो आपने वेयर हाउस में रखे हैं उसको हम वेयर हाउस गुड्स नहीं मानेंगे और इंपोर्टर को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, इसी के साथ आपकी आरटीपी खत्म होती है। आरटीपी का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, और सितंबर 25 जैन 26 की फुल्ली अपडेटेड रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। आप या आपके फ्रेंड्स जिन्हें भी ये रिकॉर्डिंग्स चाहिए हैं, फटाफट फटाफट से आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप पे इंक्वायर कर सकते हैं, या आप स्मार्ट लर्निंग डेस्टिनेशन से भी ये कोर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।